हम मुल्तान वालों के शायद मुकद्दर में ही गर्मी लिखती गई है। मैं दोस्तों से कहता हूँ कि मुल्तान के दो मौसम हैं, एक गर्म और दूसरा शदीद गर्म। सर्दी सिर्फ झलक कराने के लिए आती हैं। इस दौरान कोयटा चलता है तो गर्मी और लू के आदि मुल्तानियों का सर्दी से बुरा हाल हो जाता है। कोयटा चलना भी दरअसल इस इलाके की एक इस्तिलाह है। कहते हैं कि मुल्तान की सर्दी कोयटा के मौसम से जुड़ी है। जब कोयटा की तरफ से ठंडी हवा आती है तो मुल्तान में सर्दी का आगाज़ हो जाता है। जैसे जैसे कोयटा का मौसम और हवा सर्द होती जाती हैं, मुल्तान में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जाता है। इस ठंडी हवा के चलने को इधर बुज़ुर्ग कोयटा चलना कहते हैं। एक दोस्त ने बताया कि उनकी एक बुज़ुर्ग अजीज़ा अपने बेटे के पास पहली मरतबा बरतानिया गईं तो वहाँ शदीद सर्दी पड़ रही थी और तबाह कुन ठंडी हवा चल रही थी। ये सिलसिला रुकने में ही नहीं आ रहा था। पाकिस्तान से उनके दूसरे बेटे ने फ़ोन पर अपनी अम्मा जी से हाल चाल पूछा तो वो कहने लगी, बेटा इधर कई दिन से कोयटा चल रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गुज़श्ता हफ्ते न्यूयॉर्क में था तो उधर भी यही हाल था। हर तरफ बर्फ़ पड़ी हुई थी और कोयटा अपने पूरे ज़ोर शोर से चल रहा था। दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन की बात थी। जैसे ही टेक्सास पहुंचा तो यूं महसूस हुआ जैसे मुल्तान पहुंच गया हूं। ह्यूस्टन में तो हाल फिर भी बेहतर था। डलास में मौसम मुल्तान से भी बुरा था। फ़ोन में मौसम की ऐप पर मुल्तान का मौसम देखा तो वहाँ दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि डलास में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड था। हम मुल्तान वालों का अजब मुकद्दर है, जहाँ जाते हैं अपने प्यारे मुल्तान की गर्मी साथ ले जाते हैं। मैं डलास के नवाही शहर मैकी से डलास जा रहा था तो रास्ते में एक चौक के किनारे ग्रीन बेल्ट में स्टील फ्रेम में मुख्तलिफ नामों के 4-5 इश्तहार लगे हुए थे। मैंने दोस्त से पूछा कि ये इश्तहारों की बहार किस वजह से है तो वो कहने लगा कोई इलेक्शन हो रहे होंगे। मैंने हैरानी से पूछा, इस कोई इलेक्शन से तुम्हारी क्या मुराद है? वो कहने लगा, इधर तकरीबन हर वक्त इंतखाबात होते रहते हैं। कभी सिटी काउंसिल का इलेक्शन आ जाता है तो कभी सिटी मेयर का, कभी डिप्टी अटॉर्नी का इलेक्शन आ जाता है तो कभी काउंटी के शेरफ का इंतखाब आ जाता है, कभी स्कूल डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन आ जाता है, कभी स्टेट असम्बली का इलेक्शन दिखाई पड़ता है और कभी स्टेट सेनेट का इलेक्शन आ जाता है, कभी कांग्रेस का इलेक्शन आ जाता है, कभी यूएस सेनेट का इलेक्शन आ जाता है और कभी रियासती गवर्नर के इलेक्शन का गलगला मच जाता है। इस दौरान लोकल किस्म के 2-4 इलेक्शन और भी आ जाते हैं। नवंबर में भी एक और मार का दरपेश है और सदारती इलेक्शन की मारामारी शुरू हो जाएगी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, इधर तो सरकार को बहुत से फॉर्म 45 छपवाना पड़ते होंगे और उनके अलावा फैसला साजों को बेतहाशा फॉर्म 47 का बंदोबस्त करना पड़ता होगा। हमसे तो एक इलेक्शन ठीक से नहीं भुगताया जाता, इधर तो इलेक्शन कमीशन का फालूदा बन जाता होगा। वो दोस्त हंसा और कहने लगा कि इधर ना कोई फॉर्म 45 है और ना ही किसी फॉर्म 47 की पसूड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है और सारा काम नहायत सहूलत, शफाफियत और आराम के साथ ऐसी ईमानदारी से हो जाता है कि ना कोई उम्मीदवार फॉर्म 45 हाथ में लिए दुहाइयाँ देता है, ना ही कोई उम्मीदवार फॉर्म 47 लहराता हुआ अपनी बंदोबस्त करदा फतह के शादियाने बजाता है। ना यहाँ कई दिनों तक किस्तों में पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं और ना ही रात के नताइज पलट खाते हैं। ना यहाँ कोई प्रिजाइडिंग अफसर किसी उम्मीदवार को फॉर्म 45 जारी करता है और ना ही कोई रिटर्निंग अफसर अलहामी किस्म का कोई फॉर्म 47 ही जारी करता है। वोटर्स आते हैं, स्क्रीन पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने निशान लगाते हैं और बस दिल करे तो अपने डाले गए वोट का रिकॉर्ड अपने पास रखने के लिए इसका प्रिंट निकाल कर साथ ले जाते हैं। वोटर अपना वोट डालता है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन सिर्फ वोटों की गिनती करती है और इस गिनती की बुनियाद पर जदूल बनाती है। इसके अलावा इस मशीन का और कोई काम नहीं। जो ही वोटिंग ख़त्म होती है, ये मशीन चंद मिनट के अंदर अंदर डाले गए तमाम वोटों की उम्मीदवारों के हिसाब से गिनती करके नतीजा बना देती है और ये काम नहायत शफाफियत से तकमील पजीर हो जाता है। ये मशीन अपना काम इलेक्शन का वक्त ख़त्म होने के बाद शुरू नहीं करती, बल्कि हर डाले जाने वाले वोट को फौरी तौर पर गिनकर पहले डाले गए वोटों में जमा करती जाती है। यानी हर डाला जाने वाला वोट साथ साथ शुमार होता रहता है और नतीजा भी साथ के साथ तैयार होता रहता है। जैसे ही आखिरी वोट डाला जाता है, चंद मिनट के अंदर अंदर ये मशीन इस पोलिंग स्टेशन का नतीजा बनाकर मरकज़ी इंतखाबी कंप्यूटर को भेज देती है, जहाँ हर जगह से वोट आकर जमा होते हैं और मरकज़ी कंप्यूटर भी ये काम मिनटों में सर अंजाम दे देता है। इधर कौन सा पोलिंग एजेंटों ने अंगूठों को थूक लगाकर वोट एक एक करके गिनती करना होते हैं। दिनों का काम मिनटों में और घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है। जिसका जी चाहे वो इस पोलिंग स्टेशन की मशीन पर डाले गए और गिनती करदा वोटों का प्रिंट ले सकता है। ना किसी फॉर्म 45 का चक्कर है, ना किसी फॉर्म 47 का ड्रामा है और ना ही किसी फॉर्म 39 का मसला दरपेश है। ना करोड़ों बैलेट पेपर छपवाने के लिए अरबों रुपए के फंड्स का मसला है और ना लाखों बैलेट बॉक्स बनवाने की सरदर्दी है। इस सिस्टम को बखैर खूबी चलाने के लिए ना तो लंबे चौड़े पोलिंग स्टाफ की ज़रूरत है और ना ही वोटर को पर्ची देने के लिए किसी उम्मीदवार को पोलिंग कैंप लगाने की हाजत है। ना अदलिया की ज़रूरत है, ना ही इंतज़ामिया की दखल अंदाजी की। एक दो सरकारी एहलकार और बाकी रजाकार इस सारे काम की अंजामदही के लिए मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ बैलेट पेपर्स की छपाई पर अरबों रुपए का खर्चा आता है। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर स्टाफ को मुआवजे में अरबों रुपए अदा किए जाते हैं। बैलेट पेपर्स को महफूज रखने के नाम पर करोड़ों रुपए के थैले बनवाए जाते हैं, जिन पर लाखों रुपए की लॉक वाली ऐसी सीलें लगाई जाती हैं कि जब भी चेक करें तो थैले फटे हुए और सीलें टूटी हुई मिलती हैं। इस गरीब मुल्क पर कर्ज़ों का एक तुमार है, जिसकी सूद की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज़े पर कर्ज़ा लिया जा रहा है और इलेक्शन में 26 करोड़
बैलेट पेपर छुपवाने, अफसरों की दिलपशौरी, 5 साल तक इस एक काम के लिए एक लंबे चौड़े महकमे की परवरिश करने और 1 लाख के लगभग पोलिंग स्टेशन पर तैनात स्टाफ और सिक्योरिटी पर 57 अरब रुपए का खर्चा आया है। और नतीजा ये है कि किसी एक को भी इस नताज पर रत्ती बराबर यकीन नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में 57 अरब रुपए खूह खाते चले गए हैं। आखिर इस मुल्क में हर इलेक्शन पर अरबों रुपए लगाने के बाद अगर यही सुनना है कि धांधली हुई है तो फिर इतना खर्चा करने का क्या फ़ायदा है। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्या मसला है। मैं हज़ारों से बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मसला हमें नहीं है, बल्कि उनको है जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर नताइज का ऐलान करने पर कादर हैं, जिनकी मर्ज़ी के बगैर ना कोई पत्ता हिलता है और ना ही कोई शख्स उनकी इजाज़त के बगैर इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाने का फ़ैसला कर सकता है। गो कि इसका फ़ैसला अरकान असम्बली ने करना है, मगर उनके क्या मजाल के ऐसी हरकत कर सकें। और क्या बताऊँ, इस पर तो खुलकर लिखा भी नहीं जा सकता।